वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। मैं आपके साथ नीलम दांगी। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम राजन सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे थे और इसमें से हमने 50 क्वेश्चन कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं किया है या इससे पहले वीडियोज नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। और देखिए, जो आज का ये टॉपिक है, आज के जो क्वेश्चंस है वे काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उनको आपको रटना नहीं है, उनका अच्छे से समझना है और साथ के साथ अपने नोटबुक लेकर बैठिए और पेन लेकर बैठिए, उनको सोल्व करना है। ठीक है, साथ के साथ। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है सहचार्य प्रगुण। तो आपको इसको बिल्कुल भी रटना नहीं है। सहचार्य प्रगुण क्या होता है इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो सहचार्य प्रगुण क्या है कि तीन संख्याओं के जोड़ों में, ठीक है, तीन संख्याओं में अगर हम दो संख्याओं का समूह बनाकर उनका योग करते हैं तो उनके योग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कैसे? जैसे तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय, ठीक है, हमने तीन पूर्ण संख्या 2 + 3 + 5, ठीक है, अगर हम इनको जोड़ते समय किन्हीं दो का समूह बना लेते हैं, ठीक है, और इसके योग में फिर इसने कहा है कि इसके योगफल में कोई असर नहीं पड़ता और जो सहचार्य प्रगुण होते हैं ये पूर्ण संख्याओं में होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको लिखे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 + 5 = क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखे 2 + 3 + 5, ठीक है, इसको ऐसे लिखे तो 2 + 8 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे, 10 बराबर ये वाला 10 आ जाएगा। तो सहचार्य प्रगुण में यही कहा गया है कि अगर हम किन्हीं तीन पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो अगर उसमें हम पहले दो का समूह पहले बना लेते हैं तो उसके योगफल में कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, इसको पहले इसका एक समूह बना लिया तो भी 10 आंसर आया। अगर हम इसको इस प्रकार करते हैं कि बाद में इसका समूह बनाकर जोड़ते हैं तो भी इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आया। तो यही होता है हमारा सहचार्य प्रगुण। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होते हैं 1 2 3 4, ठीक है, अनंत तक। और देखिए कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगर पूछने लगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है तो कोई नहीं। ओके, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वह 1 होती है। ओके, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक को क्या लिखेंगे हम? आपको बस इन्हें उदाहरणों के द्वारा समझना है, ना कि रटना है। अगर आप रटोगे ना तो फिर एग्जाम के टाइम तक आप इनको भूल जाओगे। तो आप बेहतर है कि इनको समझने की कोशिश कीजिए, ना कि रटने की, ताकि आप एग्जाम के टाइम में भी खुद से लिख सकते हो। अब देखिए पूर्णांक क्या है। ठीक है, पूर्णांक क्या है कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को, अगर पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या ये पूर्णांक होती है। जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 3, ठीक है, ये पूर्ण संख्या होगी और -1 -2 -3 ये क्या होगी? ये ऋणात्मक संख्या होगी। तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और ऋण पूर्णांक क्या होते हैं? अब देखते हैं ऋण पूर्णांक क्या होता है। जो सभी ऋणात्मक संख्याएं होती है वह ऋण पूर्णांक होते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक होते हैं। तो ऋणात्मक संख्या जैसे -1 -2 -3 ये ऋणात्मक संख्याएं क्या हो जाएगी? ये सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक हो जाएंगी। ओके, अब देखिए ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इनको नोट करना है और साथ के साथ इनको खुद से भी सोल्व करके देखना है। ओके, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56। अब देखते हैं धन पूर्णांक के बारे में। ठीक है, देखिए ये बहुत ही सारी बेसिक बातें हैं। तो आपको ये नॉर्मली भी पता होनी चाहिए कि धन पूर्णांक क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है और समापवर्तक क्या होते हैं, सहचार्य नियम क्या होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। तो धन पूर्णांक क्या है? जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4, ठीक है, अनंत तक सभी प्राकृतिक संख्या होती है। सो देखिए, धन पूर्णांक अगर लिखने के बारे में आ गया कि जैसे इसमें दिया गया है कि धन पूर्णांक क्या होती है, तो आप लिखोगे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, अभाज्य संख्या, तो इसका तो आप सभी को पता होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। जो एक और सम से विभाजित हो तो वे क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जो एक से और सम से विभाजित हो, जैसे 3 5 7, ठीक है, 11 है, 13 है, तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने आप से और एक से विभाजित हो सकती है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे एग्जाम में भी और उनके उदाहरण आप ये दोगे। आप देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? एक एवं अपने आप के अतिरिक्त जो अन्य दूसरी संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, एक से तो सभी संख्याएं कट जाएगी और अपने आप से भी सभी संख्या कट जाएगी, लेकिन इसके अतिरिक्त जो किसी दूसरी संख्या से भी पूरी विभाजित हो जाए तो वे क्या होते हैं? वे भाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, जैसे 8 है, 1 से भी कट जाएगी, 8 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। अब देखिए समापवर्तक क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समापवर्तक क्या होता है? ठीक है, तो समापवर्तक जो दो या दो व्यंजक, या तो व्यंजक हो या संख्या हो, व्यंजक और संख्या के बारे में आपको बताया गया था, या तो दो व्यंजक या संख्या, ठीक है, 2 या 2 से अधिक जो दी गई संख्या होगी वह उनसे पूरी विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 और 8 में इसका समापवर्तक क्या होगा? 8, यानी जो 8 है, ये वाले डिजिट है, ये 2 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी, 4 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी और 8 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो वह संख्या जो, ठीक है, जो या 2 से अधिक दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है, तो वह क्या होगा? वह संख्या के समापवर्तक कहलाएगा। तो जो 8 होगी, ठीक है, ये उदाहरण है इसका, तो आप इसको ऐसे समझिए कि वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों से प्रत्येक से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, जो दी गई ये जो संख्या है इनसे पूरी विभाजित हो जाए, तो वह क्या होगा? समापवर्तक कहलाएगा। ऑलराइट, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इनको अपनी नोटबुक में भी नोट कीजिए और उनके साथ के साथ इनको सोल्व करके देखिए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो देखिए, अब हम इनको समझेंगे। सजातीय व्यंजक क्या होते हैं, विजातीय व्यंजक क्या होते हैं, सरसमीका क्या होती है। आप क्वेश्चनों को हल कर लेते हो, लेकिन उनके बारे में आपको बेसिक जानकारी भी होनी जरूरी है, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से उम्मीद है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाए। ठीक है, तो आप यहीं पे सबसे ज्यादा गलती कर जाते हो कि आप इनको अच्छे से समझते नहीं। सजातीय व्यंजक क्या होते हैं? सजातीय व्यंजक वे होते हैं ऐसे बहुपदीय व्यंजक। बहुपदीय व्यंजक कहने का मतलब ये है कि जिसमें बहुत सारे पद हो। ठीक है, जैसे x है, ये एक पदीय हो जाएगा प्लस 9x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 पदीय हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं को यहाँ पर लिखती हूँ 6x, ठीक है, या 6y, तो ये त्रिपदीय हो जाएगा। ठीक है, अगर 2x² और जोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा? ये बहुपदीय व्यंजक हो जाएगा, जिसमें एक या 2 से अधिक व्यंजक हो, पद हो। ठीक है, तो बहुपदीय व्यंजक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप शब्दों पर फोकस कीजिए कि सजातीय व्यंजक क्या होता है? ऐसे बहुपदीय व्यंजक, ठीक है, जिसमें एक चर राशि हो। चर राशि से क्या मतलब होगा? चर राशि से मतलब होगा जैसे 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अचर। ठीक है, इनका कोई मतलब इनका निश्चित मान होता है। 2 है तो 2 का एक निश्चित मान है, खुद में 2 है वो। और अगर चर बोले, चर, ठीक है, अगर चर राशि बोले तो x y z a b c d। ठीक है, जो ये होते हैं चर पद। ठीक है, ये x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ये इसका मान अनिश्चित होता है। x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 4। y की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, z की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो आपको चर और अचर में अंतर समझ आया होगा। ठीक है, तो क्या है कि
सजातीय व्यंजक में कहा गया है कि ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिसमें एक चर पद हो, यानी ऐसे बहुपदीय व्यंजक, ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिसमें एक चर पद हो, ठीक है, जिसमें एक एक्स चर हो, ठीक है। तो ऐसे मतलब जैसे कोई इक्वेशन है 2x + 5x = 6, ठीक है। देखिए इसमें दो बार दिया गया है लेकिन एक ही चर पद है, यानी एक ही चर पद यानी x है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर x रख दिया यहाँ पर y रख दिया, तो वो सजातीय व्यंजक नहीं होगा। ऑलराइट, आपको अच्छे से क्लियर हुआ कि ऐसे बहुपदीय मैंने अभी आपको बताया कि जिसमें बहुत सारे पद हो, एक से अधिक पद हो, और व्यंजक जिसमें चर और अचर का भी बताया। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिसमें x चर हो, ठीक है, या एक चर हो। अब देखिए विजातीय व्यंजक में क्या हो जाएगा, विजातीय व्यंजक में हो जाएगा कि ऐसे बहुपदीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक चर पद हो, यानी जैसे 2x + 3y = 1, ठीक है। तो देखिए इसमें चर पद है लेकिन दो अलग अलग चर पद दिए गए हैं, एक x और y। उसमें क्या था कि उसमें दो बार था लेकिन x ही था। अगर हम इसको कितनी बार लिख ले, 4 बार लिख ले, 2x² लिख ले, तो हमेशा एक ही चर पद रहेगा x, ठीक है। और विजातीय में हो जाएगा x y z कुछ भी अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों में आपको अंतर भी समझ आया और दोनों का अलग अलग भी आपको समझ आया। अब देखिए सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीका चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पद बराबर हो, ठीक है। चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पद बराबर हो सर्वसमीका कहलाएगी। चर राशि में ऐसा जिसमें दोनों पद बराबर हो, जिसमें दोनों पद बराबर हो। कैसे, अब देखते हैं उनको उदाहरण के द्वारा। दोनों पद बराबर हो, उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। जैसे 25 है, ठीक है, एक पद हो गया 25 और दूसरा पद हो गया 30 - 5। तो देखिए ये दोनों पद बराबर हो जाएंगे। इसमें 25, अगर हम 30 में से 5 कम करें तो भी 25, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, x - 2 = x - ठीक है, x - 4 + 2। अब देखिए इसको, अब x के मान के लिए यहाँ पे सभी वैल्यू बराबर होगी। यहाँ पर x का मान अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू हमें 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, ऐसे x की वैल्यू रखते देखेंगे। हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 रखी, तो 4 - 2 बराबर हो गया 2। यहाँ पर रखते हैं x की वैल्यू 4, यहाँ पर 4 रख दिया, -4 और +2, ये 0 हो जाएगा तो 2। तो दोनों पद बराबर है, ठीक है। ऐसी सर्वसमीका होगी जिसमें एक ऐसी राशि जिसमें दोनों पद बराबर हो, ठीक है। यहाँ पर दोनों पद बराबर आ गए। यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, फिर 1 - 2, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 1 - 4 और +3, तो 3 और -4 क्या हो जाएगा, 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1। तो एक x की मान के लिए दोनों पद बराबर हो गए, तो ये क्या हो जाएगी, सर्वसमीका हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमें इसमें पूछा गया था कि सर्वसमीका, विजातीय व्यंजक और सजातीय व्यंजक ये क्या होते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं और ये आपको पता भी होनी चाहिए, और यहाँ से ये पढ़ने इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट, AB, AC और D, ठीक है। AB, यहाँ पर ये AD है, AB, AC और AD के गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इसके गुणनखंड करने हैं। इसमें क्या है, देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसमें एक पद सभी में कॉमन है A, तो यहाँ क्या हो जाएगा B + C + D। इससे ज्यादा हम इसके कोई भी फैक्टर नहीं कर सकते हैं। इसमें एक चीज है कि A पद कॉमन लिया गया है, A पद को हमने कॉमन कर लिया और बाकी ये हो गए इसमें, और इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे A × B + C + D। ऑलराइट, आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपको ये नोट भी करने हैं ताकि आपको आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की शर्तें हैं, ठीक है।
सर्वांग समता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज सर्वांग सम, त्रिभुजों में सर्वांग समता कब होती है, ठीक है, और उसकी क्या क्या शर्तें होती है त्रिभुज के सर्वांग सम होने की, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है त्रिभुजों की सर्वांग समता की हमें शर्तें बतानी है। त्रिभुज की सर्वांग समता की शर्तें, ठीक है, त्रिभुज के सर्वांग समता की शर्तें हमें ये बतानी है। तो जो त्रिभुज के सर्वांग समता की शर्तें होती है, त्रिभुज के सर्वांग सम होने की 3 शर्तें होती है। एक तो भुजा, कोण, भुजा, ठीक है, एक भुजा सॉरी कोण, भुजा और कोण एंगल, ठीक है, और एक भुजा भुजा भुजा। तो त्रिभुज के सर्वांग सम होने की ये 3 शर्तें होती है। साइड एंगल, साइड एंगल, साइड 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 साइड, ठीक है, और साइड, ठीक है, यानी भुजा, कोण और भुजा, ठीक है। एक ये हो जाएगी, ये हो जाएगी कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ठीक है। और जो तीसरी शर्त हो जाएगी भुजा भुजा भुजा, ठीक है, भुजा भुजा और भुजा। किसी भी त्रिभुज के सर्वांग सम होने की ये 3 शर्तें होती है। अगर किसी त्रिभुज में ये 3 शर्तें, ये 3 कंडीशन पूरी हो जाती है तो वे त्रिभुज क्या होंगे, वे त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। जैसे ये 2 त्रिभुज ले लिए हमने, ठीक है, ये 2 त्रिभुज ले लिए, इसमें क्या है कि ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अगर इसकी ये तीनों भुजा बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और बीसी भुजा ई एफ के बराबर, ठीक है, तो ये तीनों आपस में भुजाएं बराबर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा कंडीशन 3 से, ठीक है। इसके जो शर्त 3 है भुजा भुजा भुजा, उससे त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखिए अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में भुजा, 2 भुजा और एक कोण, ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, एफ, तो 2 भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, यानी 2 भुजा और एक कोण बराबर होते हैं, तो वे तो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। और एक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये वाला है एंगल साइड एंगल, यानी किसी त्रिभुज में 2 कोण, ये वाला कोण, कोण बी इस कोण के बराबर, कोण सी इस कोण के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी 2 कोण और एक भुजा बराबर होगी तो वे त्रिभुज आपके सर्वांग सम त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी सर्वांग समता और समरूप त्रिभुज के बारे में, तब हम अच्छे से इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज यही खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो किसी क्वेश्चन में आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट सारे पढ़ लिए जाएंगे और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा ऑनलाइन। आप अच्छे से पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना।